बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्लास 10 फ़िज़िक्स पीबीए की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर पेपर पैटर्न 2026 के बारे में। उसके बाद जितने भी लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो फेडरल बोर्ड ने दिए हैं वो टोटल बच्चों याद रखिएगा 16 एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा और वो एक्सप्लेन भी करूंगा। उसके बाद हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मॉडल पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन मॉडल पेपर्स के अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, उनको भी मैं बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों पेपर पैटर्न 2026 का। इसमें देखिए सबसे पहले दो सेक्शंस होंगे बच्चों आपके पास, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जौन सा है वो बच्चों मेजर प्रैक्टिकल्स का होगा, उसमें दो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास 6+6 मार्क्स के, यानी दो प्रैक्टिकल्स आपके पास होंगे 6+6 मार्क्स के सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर। इसी की तरह आपके पास सेक्शन बी होगा, उसके अंदर भी आपके दो क्वेश्चंस होंगे 4+4 मार्क्स और उसको आप माइनर प्रैक्टिकल्स आप कहेंगे। वेटेज के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जो सेक्शन ए है वो 60% यानी 12 मार्क्स का और सेक्शन बी जो सा है वो 40% यानी 8 मार्क्स का होगा। नो मार्क्स फॉर दी प्रैक्टिकल नोटबुक और एमसीक्यूज जो से हैं वो शामिल नहीं होंगे बच्चों। अब देखिए लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स जो कि फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं, इनसे बाहर आपको प्रैक्टिकल नहीं आएगा। एक दो जो आएंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिएगा सेक्शन ए बच्चों 60% मार्क्स। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो सी हैं इसके अंदर टोटल 8 प्रैक्टिकल्स हैं या 8 एक्सपेरिमेंट्स हैं। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है वर्नियर कैलिपर का। वो आपको मेजरमेंट देगा रेडियस की या आपने लेंथ मेजर करनी होगी एक मेटालिक सिलेंडर की बाय वर्नियर कैलिपर। ये आपका सबसे पहला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कैसे लेनी है। दूसरा अगर आप देखते हैं बच्चों तो वो है स्क्रू गेज का। एनालाइज द थिकनेस ऑफ अ मेटालिक वायर विद वर्नियर कैलिपर एंड अ स्क्रू गेज। अब आपको मेटालिक वायर की आपने थिकनेस मेजर करनी होगी बाय वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। अच्छा, ये आपको पता है कि अभी फेडरल बोर्ड इसी तरह ही कर रहा है एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, एक मॉर्निंग में दे देता है और एक इवनिंग में। तो ये हो सकता है आपको ये वाला मॉर्निंग में आ जाए और ये वाला जो सा है वो इवनिंग में दे दे। इसी तरह करके ये आपको कुछ क्वेश्चंस बनाएगा। ये भी मैं आपको एट दी एंड एक्सप्लेन भी करता हूँ, मैं सिर्फ आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। इसके बाद है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एंड एंगल आयरन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो मॉडल पेपर के अंदर भी है, ये तो अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट करना है बच्चों पेंडुलम का और इन्वेस्टिगेट करना है रिलेशन बिटवीन द लेंथ एंड इट्स टाइम पीरियड। ये फार्मूला है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके 4 प्रैक्टिकल्स हो गए। इसके अंदर ये चारों यानी ये जो पहले चारों हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो 5th नंबर पे है वो आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। 6 जो सा है टेम्परेचर टाइम ग्राफ मेजर करना है हीटिंग आइस एंड दी वाटर टू मेजर द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको भी आप जो से हैं बच्चों वो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो 7 और 8 नंबर के ऊपर है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। अब 8 के अंदर से मैंने देखें 6 करवा दिए, अब इसी 6 के अंदर से आई कैन गारंटी यू कि 2 जो हैं वो मॉर्निंग में आ जाएंगे और 2 जो हैं वो इवनिंग में आएंगे बच्चों। एक जो आपके पास आएगा वो आएगा स्टडी द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ इट। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिफरेंट पोजीशंस कन्वेक्स लेंस की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब आपके जो इंपॉर्टेंट बनेंगे ना आपके क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपने स्टडी द इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल ऑन द टोटल, यानी इक्वलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी होगी, ओहम्स लॉ अप्लाई करना होगा, वोल्टेज और करंट जो से हैं वो मेजर करने होंगे। और ये मॉडल पेपर के अंदर भी जो है ना ये पढ़ा हुआ है, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों वो ये हो सकता है आपको मॉर्निंग के अंदर पैरेलल वाला दे दे, इवनिंग वालों को इसी तरह वो सीरीज ऑफ रेजिस्टर्स जो है ना वो दे दे या स्विच कर दे या वाइस वर्सा इसी तरह ही ना। और इनमें से आपके पास ये जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज ये कंफर्म हो गया और इन दोनों में से एक, ये आपके 6 प्रैक्टिकल्स अगर आप तैयार कर लेंगे तो आई कैन गारंटी यू इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद आपके ये 12 मार्क्स मेजर प्रैक्टिकल्स के जो हैं वो कंफर्म है। माइनर प्रैक्टिकल्स भी बच्चों टोटल 8 फेडरल बोर्ड ने दिए हैं, इन 8 में से ये एक्सप्लेन करने हैं और एग्ज़ाम में आएंगे और मैं आपको इन 8 में से 7 जो उनसे प्रैक्टिकल्स हैं ना वो एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहला देखिए वो है डिटरमिनिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ हेलिकल स्प्रिंग। ये तो मॉडल पेपर के अंदर है, ये तो अभी करेंगे तो ये हमें समझ आ जाएगा और ये हुक्स लॉ के ऊपर बेसिकली अप्लाई होता है। हेलिकल स्प्रिंग से आप कंफ्यूज ना होइएगा, ट्रिक किया उसने
हुक्स लॉ का बेसिकली ये प्रैक्टिकल है। दूसरे नंबर पे है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लम लाइन लैमिना यूजिंग प्लम लाइन। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ना भी करें तो इसके बगैर आपका पूरा प्रैक्टिकल जो सा वो फुल मार्क्स आ सकते हैं। तीसरा नंबर पे जो सा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये बच्चों आपकी इस प्रैक्टिकल की बुक, ये जो मैंने भी आपको दिखाई थी, इसके अंदर ये मेंशन नहीं है, ये आपकी बुक से लिया है इसने, जो आपकी ग्रेड 9 की बुक थी ना, ये वहाँ से इसने प्रैक्टिकल उठाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद अगर आप देखते हैं फोर्थ नंबर पे जो माइनर प्रैक्टिकल है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग अ प्लेन मिरर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसमें आपने रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड कैलकुलेट इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो मॉडल पेपर के अंदर भी है, ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी के साथ आपने फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेजर द करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर एंड प्लॉटिंग VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर एंड इट्स लेंथ। ये आपके लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो कि मैंने अब आपको बता दिए। अब हम सॉल्व करते हैं बच्चों मॉडल पेपर। 4 सवाल हैं इसके अंदर, चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस तरह मैंने बताए। मेजर प्रैक्टिकल का जो सबसे पहला सवाल आया है बच्चों, वो आपके पास है रेजिस्टर्स इन सीरीज़ का क्वेश्चन। आपके रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ में लगे हुए हैं, और इसने जो है आपको क्या किया है, ये इसने आपको सीरियल नंबर्स दे दिए, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे दी। इसको ज़रा गौर से देखिए, इसने किया क्या है। इसने आपकी 2 रेजिस्टेंस ली, सबसे पहले एक 10 और एक 50 ओम, दोनों सीरीज़ में थी, और जो R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो 2 हैं, और जो R2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो है वोल्टेज 10। ये मैं अगर आपको बना के एक्सप्लेन करूं बच्चों, तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए कि आपके पास एक ये रेजिस्टर है और एक ये दूसरा रेजिस्टर है। ठीक है, ये आपके पास सीरीज़ में आ गए। ये सीरीज़ का मतलब होता है जो एक ही लाइन के अंदर होते हैं, इस तरह एक ही उनका पाथ होता है। अगर इन्हीं को मैं पैरेलल में दिखाऊं तो आपके पैरेलल में कुछ इस तरह से ये जुड़ेंगे। देखिए आपको ये नज़र आ रहा है, ये पैरेलल में आपका कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज़। अब ये सीरीज़ का था, अब इसके अंदर ये जो 10 है और ये है बच्चों आपके पास 50। ठीक है, ये सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड है, और वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहे हैं इसके अक्रॉस आपके वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं 2, और इसके अक्रॉस वोल्टेज आपके ड्रॉप हो रहे हैं बच्चों 10 वोल्ट्स के। देखें ये लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है V1 2 और V2 जो है वो 10 है। अब याद रखिएगा इन सीरीज़ आपके पास जो है ना वोल्टेज डिफरेंट होते हैं जबकि करंट सेम होता है। पैरेलल के अंदर, ये मैं इसी के साथ ही यहाँ पे ये दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पैरेलल के अंदर बच्चों आपका जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, जबकि करंट डिफरेंट होते हैं। देखिए ना, करंट को डिफरेंट पाथ्स मिल जाते हैं, यानी यहाँ से करंट आएगा, कुछ इधर स्प्लिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इट्स रेजिस्टेंस, कुछ जो है वो इधर से इधर स्प्लिट हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, अब हम सीरीज़ का चूँकि कर रहे हैं तो वोल्टेज याद रखिएगा डिफरेंट थे, यानी अब 2 + 10 2 + 10 12 वोल्ट्स हो गए, यानी 12 वोल्ट्स यहाँ पे अप्लाई किए गए थे टोटल। ठीक है, ये वोल्टेज ऐड हो गए। अब इसने क्या कहा, मैं एक आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, एक यानी एक आपकी ऑब्जर्वेशन, नीचे वाले आप खुद कर सकते हैं। देखें 2 + 10, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपके पास रेजिस्टर के अक्रॉस, रेजिस्टर R1 के अक्रॉस जो आपके वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं बच्चों वो थे आपके 2 वोल्ट्स, जबकि R2 के अक्रॉस रेजिस्टर वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहे हैं वो 10। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब उसने कहा था कि अब आप कैलकुलेट करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब सीरीज़ के अंदर जब आपके पास रेजिस्टेंस अटैच्ड होते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R1 + R2 + R3, जितनी अगर 3 हो तो इतनी प्लस अप टू सो ऑन, जितनी भी हो, ये जनरल फार्मूला है। इसी तरह आपके पास जो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इसी तरह अप टू सो ऑन, जितनी भी लगी हो। 3, ये मैंने 3 के लिए लिखा अप टू सो ऑन, यानी 3 हो या 2 हो तो ये 2 होंगी, तो यहाँ पे ये फार्मूला एंड हो जाएगा। अब आपने इस केस के अंदर जब R इक्विवेलेंट निकालनी है तो सिंपल 2 को ऐड करना है ना। ये देखें R1 + R2, तो 10 + 50, ये आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों 70। 50 + 10 60 हो गया, ये मैंने लिख दिया R इक्विवेलेंट इसकी। इसी तरह इन दोनों की R इक्विवेलेंट कितनी होगी 100 + 60 160, 200 + 80 280, ये R इक्विवेलेंट मैंने लिख दी। टोटल वोल्टेज जिस तरह मैंने बताया था इन दो को आप ऐड करेंगे, 10 + 2 12
10 प्लस 6 16, 12 प्लस 4.8 16.8। ये टोटल वोल्टेज वो थी जो अप्लाई की गई थी इस तरह से, ठीक है। ये अब आपको समझ आ गया, मैंने इस तरह ऐड किया 2 + 10 12। अच्छा, अब देखिएगा नेट करंट क्या था। नेट करंट आपने ओहम्स लॉ से निकालना है। आपके पास फार्मूला है ओम लॉ का, V = IR, और यहाँ से I क्या होगा, V/R। अब आपके पास टोटल वोल्टेज भी पड़े हुए हैं, R इक्विवेलेंट भी पड़ी हुई है। 12 डिवाइडेड बाय 60 0.2 एम्पेयर, 16 डिवाइडेड बाय 160 0.1 एम्पेयर, एंड 16.8 डिवाइडेड बाय 280 0.06 एम्पेयर। ये अब आपके तीनों ऑब्जर्वेशंस के अंदर जो से हैं करंट निकल आएगी। इसका मतलब ये था कि मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास ये करंट निकली इस केस के अंदर 0.2 एम्पेयर, यानी 0.2 एम्पेयर करंट मेरे पास निकल आई बाय ओहम्स लॉ, ठीक है। ये अब आपको क्लियर हो गया। उसके बाद है ये थोड़ा सा इसने ना ट्रिक किया यहाँ पे, इसमें यहाँ पे ये जो इसने पूछा रेजिस्टेंस बाय दी ओहम्स लॉ। अब आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है बाय ओहम लॉ से। अब देखिए, अब रेजिस्टेंस चाहे ओहम लॉ से कैलकुलेट करें या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से निकालें, आपकी सेम ही निकलेगी। ओहम लॉ से निकालने का क्या मतलब था कि आप फार्मूला यूज़ करें, यानी V/I यूज़ करें। अब ये पता कब ये वाला जो कॉलम बनता था या वैल्यूज़ डिफरेंट आती, अभी देखें ये सेम आएंगी। जो आपके पास R इक्विवेलेंट की आई थी ना यहाँ पे, यही सेम आएंगी। लेकिन जब आपने इसको बाय ओहम लॉ करना है, यानी V/I करेंगे, तो अब आपके पास V क्या था, 12 डिवाइडेड बाय ये करंट है, 12 डिवाइडेड बाय 0.2 करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली 60 आ जाएगा। और ये देखें ये 60 और ये 60 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों सेम है। इसी तरह इस केस के अंदर भी आप 16 डिवाइडेड बाय 0.1, देखिए ना R का फार्मूला क्या है, R विल बी इक्वल टू क्या होगा, V/I होगा ना। तो जब V को आप I से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेम ही करंट रेजिस्टेंस निकलेगा। तो V क्या था बच्चों आपके पास इस केस के अंदर, सेकंड ऑब्जर्वेशन के अंदर वोल्टेज 16 और करंट कितना था 0.1, 16 डिवाइड बाय 0.1 160 आ गया आपके पास। इसी तरह थर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर भी आप निकाल सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि ये डिफरेंट क्यों नहीं आए, ये डिफरेंट तब आते जब आपने यहाँ पे ना इसने आपको 1 एम्पेयर मीटर दिया होता और उसकी रीडिंग दी होती, फिर आप कहते हैं कि ये वोल्टेज है, ये करंट आपको नज़र आ रहा है, फिर आप कैलकुलेट करें तो वो आपकी फिर शायद थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती। अब वो चूँकि उसने दिया ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरे वो जो R इक्विवेलेंट है वो बाय ओहम लॉ का R और R इक्विवेलेंट वो दोनों सेम आएंगे, ठीक है। ये आ गए। उसके बाद डिफरेंस ऑब्वियसली कुछ है ही नहीं, ये भी 60 है, ये भी 60 है, 60 - 60 0, 160 - 160 0, इसी तरह 280 ओम्स - 280 ओम्स इक्वल टू 0। ये तो आपके पास हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट कर लिया हमने, ये 3 मार्क्स का था, ठीक है। उसके बाद उसने कहा था ए ड्रॉ द लेबल्ड सर्किट डायग्राम फॉर 2 रेजिस्टर्स इन सीरीज विद ऑल दी सर्किट कंपोनेंट्स। ये मैंने एक का बना दिया, ये आपने देखें ये मेंशन कर दिया मैंने 2, ये 10। इसी तरह जो दूसरा था वो क्या है देखिएगा, 6 और 10 वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, 60 और 100 है। तो इसका कैसे बनेगा, 60 इस तरह 60, ये 100 हो जाएगा और आपके पास ये वोल्टेज आपके पास आ गई। इधर कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं, और टोटल वोल्टेज 60 और 100, और यहाँ पे कितने थे बच्चों देखिए 6 और 10, ये आपके टोटल वोल्ट कितने हो गए देखिए 16, यानी आपके पास वोल्ट मीटर की रीडिंग टोटल कितनी आ गई, यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं 6 और यहाँ पे हो रहे हैं 16, 6 + 16, तो यहाँ पे वोल्टेज टोटल आ गए 16 वोल्ट। ये मैंने ड्रॉप लिख दिया, ठीक है। और ये अब जो करंट है ये अब आपने जो कैलकुलेट किया वो आप लिख दें, और वो निकला है आपके पास 0.1, ये देखें 0.1 एम्पेयर। ये आपकी सेकंड केस के अंदर की लेबलिंग डायग्राम जो सी है ना वो कंप्लीट हो गई। अब देखिए तीसरा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इफ अनदर रेजिस्टेंस इज एडेड इन सीरीज विद इट। अगर आप कोई और रेजिस्टर सीरीज में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि फार्मूला सिंपल यही है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। तो एक रेजिस्टेंस जब आप और ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीजेज। ये आप लिख लीजिए। तो ये आपके पास 6 मार्क्स का सेक्शन ए का आपका प्रैक्टिकल क्लियर हो गया। इसी के साथ मैंने आपको बच्चों पैरेलल वाला भी सिखा दिया, थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। पैरेलल के अंदर इस तरह अटैच होते हैं, पैरेलल जब कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज आपके सेम होंगे, करंट आपका बच्चों डिफरेंट होगा। ये आपने याद रखना है। इस केस के अंदर इसका R इक्विवेलेंट का ये वाला फार्मूला देख लीजिए, ठीक है, ये भी अब आपको क्लियर हो गया।
अच्छा, अब आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉल द एक्सपेरिमेंट, मोशन ऑफ अ बॉल डाउन एन एंगल आयरन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों इसके बाद आपने सबसे पहले जो सा कंप्लीट करना है इसका टेबल गिवन बिलो। इस टेबल को अब आप कैसे कंप्लीट करेंगे देखिएगा। ये है क्या एक्सपेरिमेंट, ये आपके पास ना कुछ इस तरह का एक एंगल आयरन होता है, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ, और ये इसके ऊपर इस तरह ना बॉल पड़ा होता है। तो ये बॉल जो है ना ऐसे रोल डाउन करता है और आप स्टॉप वॉच से ना ये टाइम इसका नीचे आने का ना टाइम कैलकुलेट करते हैं और आप इसको डिफरेंट हाइट से जो है ना वो ड्रॉप करते हैं। सबसे पहले आपने 200 मैक्सिमम हाइट रखी, फिर आपने हाइट कम कर दी, यानी यहाँ से इसको ड्रॉप किया। नेक्स्ट पे देखिएगा इसने हाइट और कम करता गया, 160, 140, 120 एंड 100, यानी ये हाइट इस तरह से कम करता गया और उसके अकॉर्डिंगली टाइम नोट किया इसने। अब देखें हर जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन थी उसको इसने दो दफ़ा किया, यानी जब 200 से छोड़ा था इसने हाइट से सेंटीमीटर थे, या ये जो सेंटीमीटर थे इसका लेंथ से जब इसने ड्रॉप किया था तो एक दफ़ा रीडिंग ली तो 4.4 आया सेकेंड्स, एक दफ़ा रीडिंग ली तो 4.6 सेकेंड्स आया था। इसी तरह 180 की भी इसने दो रीडिंग्स ले ली। आप नेक्स्ट पे देखिएगा हर एक की इसने दो रीडिंग्स लेके आपको दे दी। अब वो पूछ क्या रहा है आपसे, आपने टेबल कंप्लीट करना है। मीन कैसे निकलेगा, इन दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4.5, इन दो वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4.05। मैंने ये फिल कर लिया। नेक्स्ट पेज पे भी आप देख सकते हैं, इन दो को ऐड करके डिवाइड बाय 2 3.6, इसी तरह से ये कंप्लीट कर लिया। अब आपको वो कहता है कि वेलोसिटी फाइंड करें, और किसके अंदर फाइंड करनी है, सेंटीमीटर्स पर सेकंड, क्योंकि ये जो डिस्टेंस था ये सेंटीमीटर के अंदर था। सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर अब आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस इज 200, यानी वेलोसिटी क्या आएगी 200 डिवाइडेड बाय आपका जो मीन टाइम है उसके साथ आप डिवाइड करेंगे 4.5। इसी तरह इस केस की क्या आएगी 180 डिवाइडेड बाय 4.05। ये आपके पास इस तरह से वेलोसिटी मिलती जाएगी। और इस केस के अंदर भी आपकी इसी तरह से मिलेगी, v विल बी इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 3.6। इसी तरह से ऑन आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब उसने आपको क्या कहा, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय यूजिंग द वैल्यूज फ्रॉम द अबव टेबल। अब आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी प्लॉट करना है, जो वैल्यूज उसने आपको दे दी। अब ये मैंने ना सरसरी सा ग्राफ भी इसी के ऊपर ही प्लॉट किया हुआ है। देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब आप प्लॉट करना होगा तो आपका y एक्सिस के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों डिस्टेंस, x एक्सिस के ऊपर आपका क्या आ जाएगा टाइम। अब डिस्टेंस चूंकि मैंने 100 लोवेस्ट वैल्यू से शुरू किया हुआ है, देखें 100, फिर 120, 140, 160, इसी तरह मैंने ये सारा लिख लिया। देखें 100, 120, 140, 160, 180 एंड दी 200। उसके बाद ये टाइम थे। जब आप देखें अब मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, 200 के ऊपर 4.5, 200 के ऊपर देखें 4.5 टाइम है, 180 के ऊपर 4.05। इसी तरह मैंने ये सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। आप इसको फिर इस तरह से भी मैंने मिलाया नहीं था कि आपको पढ़ाने के लिए, जब पढ़ाऊंगा तो फिर सिखाऊंगा तो बना दूंगा। ये आपके पास इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। ये था बच्चों आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ये भी अब आपको क्लियर हो गया। ये आपके पास था बच्चों 2 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद अब आपको वो कहता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ रोलिंग बॉल इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज रिड्यूस्ड। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिड्यूस करने का मतलब ये है कि पहले अगर उसने इस तरह से, ये आपके पास एक स्टैंड था ना, इसके ऊपर बॉल उसने रोल डाउन किया था ना, अगर वो इसका एंगल कम कर दे, यानी इस तरह से कर दे, ये मैंने सरफेस बनाई हुई है, अगर वो इसको थोड़ा सा इसका स्लोप कम कर दे या ऐसे कर दे, अब देखिए इसकी स्लोप कम हो गई ना। अब इस केस के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है हमने। तो याद रखिएगा जब भी आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होगा, यानी जब आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसकी स्लोप कम करेंगे तो एक्सेलरेशन भी रिड्यूस हो जाएगी, और जब एक्सेलरेशन रिड्यूस होती है तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीड आपकी रिड्यूस हो जाएगी, यानी वो स्लोली मूव करेगा। और अगर आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा देते हैं, यानी बिल्कुल इसको और थोड़ा सा स्टीप कर देते हैं ऐसे, तो फिर ये ज़्यादा जल्दी नीचे आएगा, यानी उसकी स्पीड बढ़ेगी और वो क्विकली जौन सा है वो नीचे मूव करेगा। ये थे बच्चों मेरे पास सेक्शन ए मेजर प्रैक्टिकल्स जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। सेक्शन बी का जो पहला है वो है ग्लास स्लैब का, और आपने फाइंड करना है इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फिगर, और कैलकुलेट करना है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ये एक्सपेरिमेंट आपके पीबीए के अंदर भी नहीं है, पीबीए की ये जो प्रैक्टिकल बुक मैंने आपको शुरू में दिखाई है उसमें भी नहीं है, ये इसने अपने पास से दिया है। अब ये मैं आपको सिखा देता हूँ इसको आपने कैसे करना है।
एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन याद रखिएगा, ये दोनों एंगल बच्चों आपके मेजर किए जाते हैं नॉर्मल से। यानी आपके पास अगर ये लाइन और ये इस तरह से आके फॉल करे ना, तो आपका ये एंगल नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। एंगल हमेशा आपका ये नॉर्मल है। नॉर्मल लाइन वो होती है जो कि सरफेस के 90 डिग्री पे आप ड्रॉ करते हैं, इसको आप नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो इस नॉर्मल से आपने ये जो एंगल लेना है ना, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये याद रखना है आपने हमेशा। हो सकता है वो आपको ना ट्रिक करे और आपको ये एंगल ही दे देता, वो कहता कि फ़र्ज़ करें ये एंगल ही आपके पास कुछ बन रहा है 35 डिग्रीज, तो आप हो सकता है यही वैल्यू फिर पुट करते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा बल्कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 35 करेंगे तो ये आपके पास 55 डिग्रीज आ जाएगा। इसी तरह नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन जब नीचे आएगी तो ये एंगल, नॉर्मल से एंगल जब आप एंगल मेजर करेंगे, ये रिफ्रैक्टिव एंगल होगा आर जिसको आप कहते हैं, और ये इक्वल टू है, फर्ज करें मुझे ये नज़र आ रहा है 25 डिग्रीज। ये मैंने जनाब आपको बता दिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है अंदाज़न मैंने ही बताया, 55 मुझे नज़र आ रहा है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो सा वो 25 डिग्रीज। आप डी के साथ भी रख के इसको मेजर कर सकते हैं, तकरीबन इतने ही निकलेंगे। अच्छा, दूसरा था कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है एन आपने फाइंड करना है बच्चों। अब एन क्या होता है, साइन आई ओवर साइन आर, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपके पास साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 55, तो यानी साइन 55 डिवाइडेड बाय साइन रिफ्रैक्टिव एंगल कितना है बच्चों 25, तो साइन 25 डिवाइडेड बाय साइन 55 डिवाइडेड बाय साइन 25 करेंगे तो आपको एन की वैल्यू जो सा वो मिल जाएगी। याद रखिएगा अलग-अलग आपने कैलकुलेटर के अंदर पुट करना है, यानी साइन 55 पहले पुट करें, उसका आंसर लिख लें, फिर साइन 25 जो सा कैलकुलेटर पे इकट्ठा नहीं लिखना, वो कैलकुलेटर सम टाइम जो सा ना वो गलती कर देता है, तो ये आपने गलती हरगिज़ नहीं करनी, ठीक है। अलग अलग कैलकुलेट करके वैल्यूज़ लिखें, फिर डिवाइड करेंगे तो आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो है हेलिकल स्प्रिंग, बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको जो रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं ना, जो आपके पीबीए फिज़िक्स के अंदर आ सकते हैं, वो एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसको देखिए, फिर हम क्विकली उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला है, ये हुक्स लॉ से रिलेटेड है, नेम द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज्ड इन द अबव ग्राफ। अच्छा, अब याद रखिए कि स्प्रिंग था क्या, ये एक्सपेरिमेंट क्या था। ये स्प्रिंग को ना आपने इस तरह करके एक लेंथ, और ये आपके पास 1 मीटर रूल होगा यहाँ पे, और इसके साथ आपने यहाँ पे ये वेट हैंग किया हुआ है, ठीक है। आप जितना वेट बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे, तो इसकी लेंथ जो सा वो नीचे की तरफ इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। एक ये बात हो गई। अब इसमें आपने बताना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। दो है, वाई एक्सिस के ऊपर इसकी एक्सटेंशन है, लेंथ नहीं है, एक्सटेंशन, मतलब ये एक्सटेंड कितना हो रहा है, टोटल लेंथ नहीं, टोटल लेंथ की बात नहीं हो रही बच्चों, एक्सटेंशन की बात हो रही है कि कितना एक्सटेंड करता है जब आप लोड बढ़ाते हैं। और दूसरा फोर्स है, और फोर्स का यूनिट इसने डाइन्स लिया हुआ है, ये भी एक यूनिट होता है फोर्स का, न्यूटन नहीं लिया, यहाँ पे डाइन्स लिया हुआ है इसने, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसको डाइनस भी कहते हैं, ये भी देख लीजिए। उसके बाद आपने बताना है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट जो सा वेरिएबल है बच्चों, वो जो डिपेंड कर रहा है एक्सटेंशन इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये शायद मैंने गलती से इसको इंडिपेंडेंट समझ लिया था। डिपेंडेंट जो सा है वो एक्सटेंशन है, ठीक है, जबकि इंडिपेंडेंट जो सा है वो फोर्स है। ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे। देखिए, फोर्स जो सा वो इंडिपेंडेंट है। फोर्स का मतलब लोड, वेट, कुछ भी ना, आप यहाँ पे आप अपने पास से लोड बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि जितना आप फोर्स या वेट बढ़ाते जाएंगे उतनी ही एक्सटेंशन होगी। तो एक्सटेंशन जो सा वो डिपेंड कर रही है फोर्स के ऊपर, वेट के ऊपर या लोड के ऊपर, एक ही बात है। यानी जितना वेट बढ़ेगा उतनी एक्सटेंशन जो सी है वो ज़्यादा होगी। तो आपके पास जो फिर डिपेंड कर रहा है वेरिएबल वो एक्सटेंशन है, ठीक हो गया। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो फोर्स है। कैलकुलेट द स्लोप फ्रॉम दी फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ बाय मेकिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। 2 मार्क्स का है, आपने ये स्लोप कैलकुलेट करनी है। स्लोप का फार्मूला आपको पता है, राइज ओवर रन होता है। राइज यानी चेंज इन द वेरिएबल। अब इसने पॉइंट्स आपको बता दिए ए और बी। जब आप ए और बी को इस तरह फॉल करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, तो आपको एक ये पॉइंट मिल जाएगा। ए को इधर फॉल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो चेंज कितना हो रहा है ये देखें, 2 माइनस 1.5। इसी तरह इन पॉइंट को जब यहाँ फॉल करेंगे तो आपको इनके पॉइंट्स मिल जाएंगे एक्स एक्सिस के। तो ये कितना चेंज हो रहा है, 200 माइनस 150। तो ये देखें मैंने वैल्यूज पुट कर दी, 2 माइनस 1.5 एंड 200 माइनस 150। तो
तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको आप डिवाइड करें तो आपको स्लोप मिल जाएगी बच्चों। इसके बाद जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो है विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में ये क्वांटिटी क्या शो कर रही है? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली होता है F विल बी इक्वल टू के एक्स, और K जो होता है वो इक्वल टू होता है F ओवर एक्स। सो आपके पास K को आपने सब्जेक्ट बनाया, F ओवर एक्स फोर्स ओवर एक्सटेंशन आपने किया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट यानी ये जो आपको क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है बाय फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ वो क्या था बच्चों? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये था मेरे पास आपका मॉडल पेपर जो कि मैंने आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया बच्चों। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स दोबारा से। पहला जो प्रैक्टिकल है बच्चों लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ आपको वो है वर्नियर कैलिपर का, और साथ ही इसको क्योंकि रिलेटेबल है दोनों साथ साथ हैं तो मैं इकट्ठे एक्सप्लेन करूँगा स्क्रू गेज का कि आपने मेजरमेंट कैसे लेनी है। अब वो आपको ये नहीं कहेगा, अब चूँकि आपके प्रैक्टिकल्स चूँकि हो नहीं रहे, ये सिर्फ थ्योरेटिकली आपको आ रहे हैं, तो अब आपको वो क्वेश्चंस क्या दे सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपसे वो पूछ सकता है कि वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से दो स्केल होते हैं उनके नाम लिखें, तो एक मेन स्केल और एक आपका स्लाइडिंग स्केल होगा। ठीक है, ये दो हो गए, या स्लाइडिंग स्केल को आप वर्नियर स्केल भी कहते हैं। लीस्ट काउंट आपसे पूछ सकता है वर्नियर कैलिपर का, वो क्या होता है? वो आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर दोनों में पता होना चाहिए, प्लस फार्मूला स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल। मिलीमीटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 0.1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? वो कम से कम वैल्यू बच्चों जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सके। अब 1 मिलीमीटर कितना छोटा होता है, देखिए आपके पास जो 1 मिलीमीटर है ना, यानी वो ये है, इतना सा आपके पास ये जो दरमियान में आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है ये 1 मिलीमीटर है। इसके भी आप 10 इक्वल पार्ट्स करें ना तो उसका जो एक पार्ट होगा ना वो ये वर्नियर कैलिपर एक्यूरेटली मेजर कर सकता है बच्चों। ये मतलब होता है 0.1 मिलीमीटर तक मेजर करने का मतलब। ठीक है, इसके बाद अब वो आपको देगा क्या एक्सपेरिमेंट के अंदर, कैसे देगा? वो आपको इस तरह से एक हो सकता है फिगर ही दे दे और कहे कि इस फिगर को देखते हुए कैलकुलेट करें। अब जिस तरह ये इसने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका डायामीटर इसने अब कैलकुलेट किया हुआ, ये एक सिलेंडर है, वो आपको कह दे कि डायामीटर, या आपको ट्रिक करे और कहे कि रेडियस कैलकुलेट करे, तो जो भी डायामीटर निकलेगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट पेज के ऊपर इसी तरह की एक और फिगर है, वो मैंने सॉल्व भी की हुई है, वो भी दिखा देता हूँ। और आपको ये क्या दे सकता है, और आपको ये दे सकता है बच्चों ज़ीरो एरर, आपसे ये पूछ सकता है कि ज़ीरो एरर आपने कैसे कैलकुलेट करना है, या वो क्या होता है ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर क्या होता है? दो तरह के ज़ीरो एरर होते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर ये होता है कि जब आपका ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड ना करे, कोइंसाइड मतलब ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आना, एग्जैक्टली कोइंसाइड ना करे ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल के। ठीक है, अगर करे तो फिर ज़ीरो एरर नहीं होगा, अगर ना करे तो फिर ज़ीरो एरर होगा। अब उस ज़ीरो एरर की दो टाइप्स होंगी, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा? जब आपके पास ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। यानी ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, अब ये जो ज़ीरो है मेन स्केल का वो इधर है, लेफ्ट साइड पे है, और जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो इस तरह है। यानी ज़ीरो, ये वर्नियर स्केल, ये जो मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, इस तरह आ जाए तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर। जबकि नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होगा कि ये तो इधर अपनी जगह पे ही रहेगा ना, ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, जबकि ये मेरा जो हाथ है ये ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है। इसको जब लेफ्ट साइड पे आ जाए, देखिएगा, इफ़ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, ठीक है, तो इसको आप कहेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब नेगेटिव ज़ीरो एरर का मतलब क्या है कि ये टोटल वैल्यू को कम मेजर कर रहा है। ठीक है, यानी देखें इसको यहाँ होना चाहिए था बिल्कुल बराबर, अब अगर ये आगे है यानी पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा वैल्यू मेजर कर रहा है। ठीक है, तो इस वैल्यू को, पॉजिटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू को, ये जो डिफरेंस था इतना, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि इसको यहाँ होना चाहिए था, अब ये पीछे है, इसका मतलब क्या है कि ये कम वैल्यू मेजर कर रहा है, तो ये जितनी कमी है उतनी वैल्यू आप एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, यानी सम अप कर रहा हूँ। पॉजिटिव ज़ीरो एरर जो होगा उसकी वैल्यू को आप डिफरेंस करते हैं, माइनस कर देते हैं, जितना भी पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है उसको फाइनल रीडिंग में से, जबकि नेगेटिव ज़ीरो एरर जितना भी होता है फाइनल रीडिंग में उतनी वैल्यू आप ऐड कर देते हैं बच्चों। इसके बाद आप देखिए, जो आपको वो फिगर दे के पूछ सकता है, जिस तरह उसने आपको ये एक फ़िगर दे दी, अब आपको कह सकता है सिंपल कि आप इफ़ द मेन स्केल इज़ इन मिलीमीटर व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट, वो आपसे पूछ लेगा, तो आप लिख लें 0.1 मिलीमीटर या फिर
0.01 सेंटीमीटर। ये आपने बता दिया। व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग। अब देखिए मेन स्केल की रीडिंग कैसे होगी। ये आपके पास 0 ऑफ दी वर्नियर स्केल है और ये आपके पास ऊपर वाला जो स्केल है ये मेन स्केल की रीडिंग है। अब ये अगर आप सेंटीमीटर के अंदर देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 2.5 और ये देखें ये 2.6 है। ये नज़र आ रहा है 2.6 के बाद इसकी ना पहली जो 0 है वो शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब 2.6 सेंटीमीटर की जो है वो रीडिंग है मेन स्केल की। जबकि अगर आप मिलीमीटर में देखें तो ये 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, यहाँ तक 10, यहाँ तक 20, यहाँ तक 25 और ये आपका 26 मिलीमीटर आपकी रीडिंग होगी। वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होती है। वर्नियर स्केल की रीडिंग वो रीडिंग होती है कि जो आपकी ये जो वर्नियर स्केल की जो लाइंस होती हैं टोटल 10 होती हैं, याद रखिएगा। अब ये 10 में से कौन सी लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की लाइंस के साथ। तो अगर आप गौर करें तो ये आपकी फोर्थ लाइन, ये जो फोर्थ लाइन है ये देखें, ये फोर्थ लाइन अगर आप ऊपर इसको एक्सटेंड करेंगे, मैं मार्क नहीं कर रहा क्योंकि फिर नज़र नहीं आएगा। फोर्थ लाइन जो सी है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या हो गई बच्चों 4। अब व्हाट इज़ द टोटल रीडिंग ऑफ द मेजरमेंट। अब फार्मूले से आपने ये फार्मूला क्या है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या थी बच्चों 4 और लीस्ट काउंट क्या था। अब ये मैंने दो तरह से मेजरमेंट की हुई है। एक मैंने की हुई है सेंटीमीटर के अंदर और एक मैंने की हुई है मिलीमीटर के अंदर। अब सेंटीमीटर के अंदर जब होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेंटीमीटर होगा तो ये हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर और ये वैल्यू भी फिर मैंने सेंटीमीटर में लेनी है। तो 2.6 प्लस 0.04 करूँगा तो 2.64 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह जब मैं इसको मिलीमीटर में मेजर करूँगा तो ये हो जाएगा मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग अगेन 4 थी, लीस्ट काउंट 0.1 अब मिलीमीटर में लिया हुआ है और मेन स्केल की रीडिंग भी 26 पूरी ली हुई है मिलीमीटर के अंदर। ठीक है, इसको जब आप ऐड करेंगे 26 प्लस 0.4 तो यू विल गेट 26.4 मिलीमीटर। अब ये देखिए दोनों सेम है, 2.64 सेंटीमीटर या 26.4 मिलीमीटर आपकी टोटल जोन सी है ये रीडिंग होगी। इसी तरह जब आपका जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो स्क्रू गेज का, हो सकता है एक मॉर्निंग वालों को दे दे, एक इवनिंग वालों को दे दे। इसका आपको लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, यानी 1/100th पार्ट ऑफ मिलीमीटर। यानी एक जो मिलीमीटर भी मैंने इतना सा एक्सप्लेन किया था ना, ये इतना छोटा सा होता है मिलीमीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, इतना होता है ये जो गैप आपको बीच में नज़र आ रहा है। अब इस गैप को आप 100 इक्वल पार्ट्स में तोड़ें बच्चों, और वो जो एक पार्ट होगा ना उस एक पार्ट को ये प्रिसाइजली मेजर कर सकता है। ये इतनी छोटी चीज़ को मेजर कर सकता है। इवन ये हमारे जो बाल होता है, हेयर होता है, उसकी विड्थ को भी ये एक्यूरेटली मेजर कर लेता है। ठीक है, इसी तरह इसके भी ज़ीरो एरर देख लें, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये लिखे हुए हैं, इसके भी 2 तरह से ज़ीरो एरर होते हैं। अच्छा, इसका ज़ीरो एरर देखने का क्या तरीका होगा। इसके 2 स्केल होंगे, एक मेन स्केल और दूसरा आपका होगा बच्चों सर्कुलर स्केल। ये इसी तरह एक मेन स्केल और दूसरा आपका सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल इस तरह घूमता है, इस तरह इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब जब आपके पास मेन स्केल की जो रीडिंग है अगर वो बिल्कुल कोइंसाइड करे, और जो मेन स्केल की रीडिंग होती है ना, ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसको डेटम लाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है, ये जो सेंट्रल लाइन है इसको डेटम लाइन कहते हैं। ठीक है, डेटम लाइन। इस डेटम लाइन के ऊपर अगर आपका मेन स्केल का ज़ीरो बिल्कुल उसके ऊपर आया ऐसे बराबर, जैसे ये देखिए बिल्कुल ज़ीरो देखें उसके सामने आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं है, नो ज़ीरो एरर। और अगर आपके पास वो जो ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल है वो नीचे हो, ये देखें अभी नीचे है, ठीक है, हैज़ नॉट रीच ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, नीचे यानी नॉट रीच, तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और अगर ये देखें ये ऊपर चला गया, इस लाइन से ऊपर है, तो नेगेटिव ज़ीरो एरर। इसी तरह पॉजिटिव ज़ीरो एरर का मतलब क्या है कि वो एक्स्ट्रा वैल्यू मेजर कर रहा है और जितना एरर है उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल रीडिंग से जो आप मेजर करेंगे। इसी तरह आपके पास जो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा, इसका मतलब यह है कि ये उतनी कम वैल्यू मेजर कर रहा है, तो जितना भी एरर है उस वैल्यू को आप ऐड करेंगे फाइनल रीडिंग के अंदर। अब इसकी आपने रीडिंग कैसे लेनी है वो देखें, वो आपको इस तरह की फिगर देगा, क्योंकि मेजर तो उसने करवाना नहीं, प्रैक्टिकल तो उसने करवाना नहीं है आपसे, तो वो फिगर दे के आपसे पूछेगा कि आप मेरी रीडिंग्स जो सी है ना वो कैलकुलेट करें। तो आपके पास मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, देखें मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। ये 5 है, ये देखें ये 1 मिलीमीटर, ये 2, 3, 4, 5। अब ये लेनी है आपने मिलीमीटर के अंदर है, 5, 6 और 7, ये 7 मिलीमीटर्स तक आपके पास रीडिंग आ गई मेन स्केल की। उसके बाद सर्कुलर स्केल की टोटल बच्चों 100 रीडिंग्स होती हैं, कभी कभी 50 भी होती हैं। अगर 50 होंगी
तो फिर यहाँ पे आपका 0.5 जो है ना वो ऐड हो रहे होंगे, लेकिन 100 का ज़्यादातर जो है ना वो आता है आपका एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात होती है, रीडिंग आपकी गलत नहीं होगी। व्हाट इज़ द सर्कुलर स्केल रीडिंग? सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखें कौन सी एग्जैक्टली डेटम लाइन के ऊपर आ रही है, 20, 21, 22, ये देखें, ये 23, ये 24 और ये 25 है ना। तो 23rd जो रीडिंग है वो एग्जैक्टली डेटम लाइन के सामने आ रही है। तो व्हाट इज़ द सर्कुलर स्केल रीडिंग? 23। इसी तरह अब आपकी टोटल रीडिंग ऑफ मेजरमेंट क्या होगी? मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। सर्कुलर स्केल की रीडिंग 23 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करके 7 के साथ आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 7.23 मिलीमीटर। ये था बच्चों आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आप देखिए 3rd जो था वो मॉडल पेपर से एक्सप्लेन किया मैंने आपको। 4th जो था डिटरमिन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड इन्वेस्टिगेट द रिलेशन बिटवीन द लेंथ एंड इट्स पीरियड, ठीक है। अब इसमें मैंने नीचे कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, ये भी देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इफ़ लेंथ इज़ डबल्ड या 4 टाइम्स तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, और मैस इज़ डबल्ड तो तब टाइम पीरियड के ऊपर आपका क्या असर पड़ेगा। अच्छा, अब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम देखें। अब पेंडुलम इस तरह से होता है, ये आप करते क्या हैं, इसको उठा के आप यहाँ पे ले जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब इसको यहाँ से ले जा के इधर छोड़ेंगे आप, और फिर ये बच्चों वापस आएगा। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन मतलब ये यहाँ से इधर जाए, इस हैंड के ऊपर आए, और इधर से ये वापस आए, यानी यहाँ से इधर और उसके बाद ये वापस इधर आए। तो जितना ये टाइम लेगा इसको आप कहते हैं टाइम पीरियड। ये वन वाइब्रेशन है, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन और फिर उससे वापस अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आना, ये एक वाइब्रेशन होती है। और इस एक वाइब्रेशन के कोर्स को वो जितना टाइम लेगा उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है T = 2π√L/g। अब देखें ये टोटली डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ पेंडुलम पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। अब ये तो कांस्टेंट है अर्थ के ऊपर, तो इसको तो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, लेकिन इससे सवाल आंसर आ सकता है, ठीक है। अगर वो कहता है कि अगर अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था, ये तो वो उसी तरह ही था टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की तरह, जिस तरह आपका ये बॉल रोलिंग डाउन एंड एंगल आयरन वाला ना, कि ये गिरेगा नीचे और आपने इसका टाइम नोट कर लेना है और नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस जितनी भी आपने ली हैं उसको आप डिवाइड करके एक वाइब्रेशन का टाइम और फिर आप उसका मीन ले लेंगे। अब जो सवाल आ सकते हैं, अगर लेंथ डबल कर दें, लेंथ हाफ कर दें, लेंथ 4 टाइम्स कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। ये देखिए, अगर आप लेंथ डबल करते हैं, ठीक है, यहाँ पहले इतनी लेंथ थी और आपने इसकी इतना ही दूर आप लेकर आए, ठीक है, या आप इसको पकड़ के लेंथ आपने डबल कर दिया, ये कर दिया, और आप इसको लाए इतना ही दूर है, यानी आपने जो डिस्प्लेसमेंट है ये ज़्यादा नहीं की। तो इस केस के अंदर अगर आप लेंथ डबल करेंगे तो आपका जो टाइम पीरियड है वो √2 टाइम्स इंक्रीज़ करेगा। याद रखिएगा, कैसे प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। T = 2π√L/g, ये पहला टाइम था जो इसका था, ठीक है। अब जब आपने लेंथ डबल की तो उसके टाइम को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ T' से, तो ये हो जाएगा 2π√2L होगी ना पहले से ओवर g। तो अब आप इसका क्या हो जाएगा 2π√2 और √L/g। मैंने इसको सिर्फ सेपरेट कर दिया। अब √2 को आप बाहर एक तरफ कर दें तो ये हो जाएगा √2 और ये 2π√L/g हो गया। अब 2π√L/g किसके इक्वल था? ये देखें T के इक्वल था। तो यानी ये क्या हो गया, T' विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ T। इसका ये मतलब है कि वो पहले टाइम से √2 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। अगर यही 4 टाइम्स होगा तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा √4L हो जाएगा, ठीक है, ओवर g हो जाएगा। और फिर जब आप इसका √4 करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो ये √L/g इसी तरह ही चल रहा होगा 2π के साथ। √4 क्या होता है 2, तो 2 और ये पूरा किसके इक्वल है T, तो टाइम डबल हो जाएगा। जब लेंथ 4 टाइम्स करेंगे तब टाइम पीरियड जो है वो डबल होगा। ये आपने याद रखना है बच्चों। इसी तरह आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के भी कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रेविटी 4 टाइम्स जो है ना बढ़ जाए, अब ग्रेविटी का टाइम पीरियड के साथ इन्वर्स रिलेशन है, अगर ग्रेविटी 4 टाइम्स बढ़ेगी तो टाइम हाफ हो जाएगा आपका, ठीक है, ये याद रखिए। दूसरा एक सवाल वो आपसे और भी कर सकता है, वो कहे कि मैंने एक दफ़ा एक पेंडुलम को यहाँ से पकड़ा, इधर लेके गया और मैंने छोड़ा और वापस आ गया। दूसरी दफ़ा मैंने इसको पकड़ा, बिल्कुल सेम लेंथ थी, हर चीज़ ग्रेविटी हर चीज़ सेम, मैंने इसको पकड़ के यहाँ ले गया, थोड़ा और ऊपर ले गया डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है और वापस आ रहा है, तो क्या अब इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा? आप बच्चों को क्या लगता है?
क्या इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा बच्चों। आप जब इसको जितना मर्जी ऊपर ले जाएं आपको ये लगेगा कि यार इसका तो फासला बढ़ गया है, तो ये तो ज़्यादा टाइम लेगा इधर आने में, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो टाइम भी ज़्यादा बढ़ेगा। नहीं, जब इसका आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, तो टाइम विल रिमेन सेम। इसी तरह, और वैसे भी टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? 2π√L/g। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड दी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर ये मास ऑफ द बॉब है, इसको बॉब कहते हैं, मास ऑफ बॉब, अगर आप इसका मास डबल कर दें तो क्या तब भी टाइम पीरियड के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट, याद रखिएगा, क्योंकि मास ऑफ बॉब का कोई भी फार्मूला या उसका रिलेशन इस टाइम पीरियड के अंदर है ही नहीं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये था बच्चों मेरे पास मेजर एक्सपेरिमेंट का फोर्थ एक्सपेरिमेंट, जो कि मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप देखिए बच्चों मेजर एक्सपेरिमेंट का लास्ट पार्ट 7 और 8। अच्छा, 8 जौन सा है वो मैं ऑलरेडी आपको बहुत ही डिटेल के अंदर, जो मैंने मॉडल पेपर एक्सप्लेन किया और जो पैरेलल वाला एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। 7th का मैं आपको बता देता हूँ। आपने कन्वेक्स लेंस की पोजीशन जो की ना वो डिटरमिन करनी है, और ये मैं बना लेता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा जी बच्चों, देखिएगा कन्वेक्स लेंस की मैंने 5 पोजीशंस बनाई हैं। F और 2F ले लिया, इसी तरह इधर भी F और 2F ले लिया। हर एक का ये F और ये 2F है, F और ये 2F, इसी तरह F और 2F। अच्छा, सबसे पहले जो पोजीशन होगी वो 2F से जब आप पीछे रखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ तक, ठीक है, ये नहीं है। जब आप 2F से पीछे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपका इमेज F और 2F के दरमियान बनेगा। लाइन कैसे बनानी होती है? आप एक पैरेलल लाइन लेते हैं जो बिल्कुल सेंटर से गुजारने के बाद आप F से गुजारते हैं, ऐसे ये F फोकल लेंस है दूसरी तरफ, और दूसरी बिल्कुल इस सेंटर के, इस लेंस के सेंटर से गुजरती है। जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे आपका इमेज बनता है। ठीक है, इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर आप 2F पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एग्जैक्टली 2F पे आपका इमेज बनेगा ऑफ द सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड। इसी तरह जब आप F और 2F के दरमियान में ऑब्जेक्ट को ले आएंगे तो इमेज आपका 2F से पीछे बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज। इसी तरह यहाँ पे ये छोटा होगा, स्मॉल है ये, ठीक है। इसी तरह ये सेम साइज का होगा, ठीक है। अच्छा, जब आप F के ऊपर अगर आप ऑब्जेक्ट रख लें, ये F है, ये 2F है, तो आपका इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बनेगा, ठीक है। या आप ये कहते हैं कि इमेज आपको मिलता ही नहीं, ठीक है, नो इमेज इज फॉर्म। तीसरा, अगर आप F के अंदर ले आए ऑब्जेक्ट को तो आपका फिर वर्चुअल इमेज बनता है, पीछे बनता है, इनलार्ज, वर्चुअल, ठीक है, ये याद रखिएगा, और इरेक्ट यानी सीधा होता है। ये 5 थे बच्चों आपके पास पोजीशंस। होप कि आपको ये भी समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं बच्चों माइनर प्रैक्टिकल्स। जी बच्चों, सबसे पहला जो था वो हमने हेलिकल स्प्रिंग अभी मॉडल पेपर जब सॉल्व किया तो तब कर लिया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है दूसरा बच्चों, वो है बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इजी है, 4 मार्क्स का ये आपके पास आएगा, इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट की बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब ये मैंने जैसे आपको बताया था, ये ग्रेड 9 की बुक है, इसके अंदर बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी का फार्मूला आपको पता ही है बच्चों क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। सिंपल, आपको मैस चाहिए बच्चों और वॉल्यूम चाहिए। अब मैस जो सा है, अगर आपके पास इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट होता है, इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट, इसका मैस आप मैयर कर ले वेइंग मशीन से, वो आपको वो भी बता देगा कि इतना मैयर किया था, ठीक है। दूसरा, आपको वो क्या बताएगा, वो इस तरह की फिगर्स देगा आपको। एक ये आपके पास ये रीडिंग नज़र आ रही है, फॉर एग्जांपल ये मुझे नज़र आ रही है 60, मैं इसको 60 ले लेता हूँ इनिशियल वॉल्यूम। अब आपको वो अलहदा से पहले से मेंशन भी करेगा बच्चों कि उसका मास जो वेइंग मशीन से मैयर किया वो भी उसने बताया होगा। फॉर एग्जांपल वो उसने आपको बता दिया 80.2 ग्राम, क्योंकि ये नीचे एक्सपेरिमेंट के अंदर है, मैंने वहीं से वैल्यू उठाई है। और आपके पास इनिशियल वैल्यू उसने आपको इसी तरह फिगर दे दी और आपने कहा इनसे वैल्यू उठाओ, डेंसिटी कैलकुलेट करो। अब ये जितनी भी वैल्यू थी आपको नज़र आ रही है 60 ऑलमोस्ट, तो आपके पास जो पहली रीडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 16 मिलीमीटर। उसके बाद जब आपने इस इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट को डिप करना है इस लिक्विड के अंदर, तो इसका वॉल्यूम रेज हो जाएगा। अब ये जितना वॉल्यूम रेज होगा वो वॉल्यूम होगा इस इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट का। अब ये आपके पास फाइनल रीडिंग आ गई फॉर एग्जांपल 80, तो 80 माइनस 60 विल बी, या जो भी डिफरेंस आएगा वो आपके पास वॉल्यूम होगा बच्चों इस इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट का। और डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो ये जो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम है वो यहाँ पुट करें, मैस आपको ये बता दिया, ये नहीं पुट करना, जो आपको वो देगा वो पुट कीजिएगा।
और आपको मिल जाएगी बच्चों डेंसिटी। बहुत ही ईजी है ये। अब आप बच्चों एक एक्सपेरिमेंट भी देख लीजिए, एग्जांपल भी है यहाँ पे। उसने आपको बता दिया मास ऑफ रॉक 80.52 ग्राम, फिर उसने आपको एक ये फिगर दे दी, ये यहाँ से आपने देखी तो ये आपको नज़र आ रही है 18, ठीक है। जब उसने इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट ये जो रॉक डाला तो ये हो गई तकरीबन 46, तो 46 माइनस 18 28 मिलीलीटर, और ये याद रखिएगा मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक जितने होते हैं, तो 28 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो वॉल्यूम मिल गया इस ऑब्जेक्ट का। तो डेंसिटी 80.52 मैस ओवर वॉल्यूम ना, तो मैस 80.52 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था 28, जो इन दोनों का डिफरेंस निकला था। तो आपके पास डेंसिटी मिल गई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। बहुत ही इजी है बच्चों। ये था आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। अब आप देखिए बच्चों 5 मॉडल पेपर के अंदर मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और 6th वाला फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म। बच्चों क्रिटिकल एंगल आपने फाइंड करना है, और दूसरा आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है प्रिज्म का भी, ये भी याद रखिएगा। ये आपके पास वही प्रैक्टिकल की नोटबुक है बच्चों, पेज नंबर 96 के ऊपर ये फिगर बनी हुई है। याद रखिएगा प्रिज्म आपके पास ये इंसिडेंट रे आई, ये मैं जो समझा रहा हूँ इसको देख लीजिए। नॉर्मल बिल्कुल मैंने आपको इसमें बताया था कि जो भी आपकी सरफेस होती है उस पर 90 डिग्री जो होती है लाइन, उसको आप नॉर्मल कहते हैं, और नॉर्मल से आपने ये एंगल मेजर करना होता है, ये इंसिडेंट एंगल होगा। तो ये आपके पास आई आ गया, ये रे जो सी बच्चों बैंड हुई इस तरफ, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और जब ये रे तीसरी दफ़ा बाहर निकलेगी तो इस रे को कहते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। इसी तरह इस साइड के ऊपर भी आपने नॉर्मल ड्रॉ किया तो नॉर्मल से एंगल जो आएगा इसको कहते हैं इमर्जेंट एंगल। ये टर्म्स याद रखनी है, कुछ भी पूछ सकता है बच्चों आपसे। उसके बाद इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल, और ये आपके पास आएगा बच्चों रिफ्रैक्टेड एंगल। जब ये रे इस तरह बैंड हुई थी तो नॉर्मल के साथ इसका ये जो एंगल होगा ये होगा आर। तो आपने क्या करना है, n विल बी इक्वल टू होता है साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो जो आपके पास क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल होता है फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ, यानी इसका मतलब क्या है, देखिएगा मेरे पास है ये एक ग्लास स्लैब है, फर्ज कर मैंने ये एंगल फॉल किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, अब उसका रिफ्रैक्टेड एंगल जो सा ऐसे पैरेलल हो जाए ये, तो ये जो एंगल होगा ना ये आई विल बी इक्वल टू बनेगा सी फॉर दी क्रिटिकल एंगल। ये अब आपको क्रिटिकल एंगल पहले क्लियर हो गया। अब आप देखें उसका फार्मूला क्या होता है, रिलेशन होता है साइन ऑफ दी क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1/n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब आप क्या करें, यहाँ से साइन आई ओवर साइन आर करके n निकाल लेंगे, 1/n करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, उसको इक्वल टू रख लें साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। लेट्स से मेरे पास n जो है वो 1.5 निकला ग्लास का, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास जो ग्लास का होता है वो तकरीबन 1.5 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.5 हो गया। c इधर ही रखा, साइन इन्वर्स किया 1.5 का, तो मुझे क्रिटिकल एंगल मिलेगा ग्लास का 42 डिग्रीज। बच्चों ये मैंने आपको सॉल्व भी करके दे दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्रिटिकल एंगल निकालना है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैंने आपको सिखा दिया साइन आई किधर है, यानी आई किधर है और आर किधर है। एक और सवाल आता है बच्चों जिसको कहते हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रिज्म। ये कैसे होता है, आपकी जो इंसिडेंट रे होती है ना, ये देखें ये आ रही थी, इसको सीधा आप ऊपर ले जाएं, और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है ये वाली, इमर्जेंट रे है ये वाली, इसको आप बैकवर्ड पे सब्टेंड कर दें। इन दोनों के दरमियान ये जो होगा ना ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या था कि ये इधर जा रही थी, अब ये इधर जा रही है, तो ये डेविएशन है। देखें यहाँ से इधर जा रही थी ना, ये देखें यहाँ से अब ये आ रही है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एंगल ऑफ डेविएशन है। अगर मैं ड्रॉ करके भी आपको दिखाऊँ तो ये ऐसे ड्रॉ होगा, बहुत ईजी है। ये आपके पास आया बच्चों इंसिडेंट रे आ गई, और ये ऐसे जाके ऐसे चली गई। अब आपने क्या करना है, इसको पीछे की तरफ सब्टेंड करना है और इसको आगे की तरफ सब्टेंड करना है। ये जो एंगल होगा ये डी होगा, ये डी इज़ द सिंबल फॉर दी एंगल ऑफ डेविएशन। ये याद रखिएगा, ये प्रिज्म का था। इसी के साथ मेरे पास जो है ये वाला एक्सपेरिमेंट भी क्लियर हो गया। होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब जो एक्सपेरिमेंट है 2, measure the current and the voltage across a resistor and plotting VI characteristics, ये भी प्रैक्टिकल बुक के अंदर पेज नंबर 79 के ऊपर है, ये भी आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। और जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो भी दोनों ये बिल्कुल सेम ही है। रिलेशन फाइंड करना बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर एंड इट्स लेंथ, यानी V और लेंथ का आपने एक रिलेशन भी जो है वो फाइंड आउट करना है। अगर आपको ये फिर भी समझ नहीं आते बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लाइव भी आऊँगा। आज भी जो सा वो इंशाल्लाह मैं लाइव आऊँगा फॉर योर मैथमेटिक्स पेपर, उसमें मैं चैप्टर नंबर 12 जो सा वो कवर करवाऊँगा, और इंशाल्लाह वो भी प्रिपेयर करेंगे हम।
ये बच्चों एक्सपेरिमेंट नंबर 8, इन्वेस्टिगेट द रिलेशन बिटवीन द लेंथ एंड द वोल्टेज इन अ वायर। ये जो वोल्टेज हैं ये मतलब है वोल्टेज ड्रॉप। जब वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे ना तो फिर आपको ये सही से समझ आएगा। अच्छा, ये इसकी प्रैक्टिकल जो सी है ना वो फिगर भी बनी हुई है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। मैं इसको रीड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हो क्या रहा है, ये आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास रेजिस्टेंस है, यानी ऐसे करके ये आपके पास ये रेजिस्टेंस है ये पूरी, ठीक है। और इसके साथ इसने चूँकि इस रेजिस्टेंस के साथ एक मीटर रॉड भी लगाया हुआ है कि आपने कितनी लेंथ के ऊपर रखा हुआ है। और ये आपके पास एक वो प्रॉब है जहाँ तक आपकी ये रेजिस्टेंस मैयर होगी, यानी आप रेजिस्टेंस को इसमें चेंज करेंगे। अगर मैं इसको रीड्रॉ करके बताऊँ, ये एमीटर लगा हुआ है और ये वी लगा हुआ है, यानी जैसे जैसे आपकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी उस तरह आपका वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। वो ये मतलब था कि आपने रेजिस्टेंस और वोल्टेज ड्रॉप का आपस में रिलेशन फाइंड करना है। तो याद रखिएगा वो डायरेक्ट रिलेशन ही आएगा। इसको मैं ज़रा रीड्रॉ करता हूँ, फिर देखिएगा। रीड्रॉ करने पे ये कुछ ना आपको ऐसे नज़र आएगा। ये आपके पास आ गया बच्चों बिल्कुल इसी तरह ऊपर, और ये आपके पास आ गया होल लेंथ ऑफ दी रेजिस्टेंस, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगी और ये ऐसे, ये आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए ये नज़र आ रहा है आपको। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ से एक ना आपने ये फ्री हैंड एक प्रॉब उठाई और वो आप पहले यहाँ रखेंगे, फिर आप वो यहाँ रखेंगे कभी, फिर आप वो इस पॉइंट पे रखेंगे और फिर वो आप इस पॉइंट पे रखेंगे। तो जब आपका ये पॉइंट 1 है, ये मैं P1 बता देता हूँ, ये P2 बता देता हूँ, ये P3 बता देता हूँ और ये P4 बता देता हूँ बच्चों। एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर भी लगा लें। ये आपके पास एम्पेयर मीटर आ गया इन सीरीज़, और वोल्ट मीटर आपने हमेशा पैरेलल में रखना होता है। ये आपके पास वोल्ट मीटर आ गया इस तरह से, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जब आपके पास करंट जोन सा है वो फ्लो करना शुरू करेगा, इधर से करंट आएगा। देखिएगा जब आपका ये जो स्लाइडर का पॉइंट है वो इस पॉइंट पे होगा तो आप यहाँ से आपका करंट इधर आएगा, ये देखें ये पाथ लेके ये वापस चला जाएगा। समझ आ रहा है? तो उस टाइम पे आपकी सिर्फ ये रेजिस्टेंस जो है ना वो काउंट होगी, ठीक है। और वोल्टेज ड्रॉप ऑब्वियसली उतना ही कम होगा। फिर जब आपका स्लाइडर पॉइंट आ गया इधर, यहाँ से करंट आया, अब वो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से इधर जाएगा। समझ आ रहा है अब आपको? तो अब इस केस के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी रेजिस्टेंस जो है ना वो आपकी काउंट होगी। इसलिए वोल्टेज रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा, तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तीसरी दफ़ा जब आपका स्लाइडर का पॉइंट इस जगह पे था P3 के ऊपर, तो फिर आपका करंट यहाँ से आएगा, ये पूरा यहाँ से होकर फिर वापस जाएगा। तो इस केस के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक की थर्ड पॉइंट तक की आपकी रेजिस्टेंस जो है ना वो काउंट होगी। देखें पहले में सिर्फ इतनी सी थी, ये दूसरे में ये और तीसरे में आपकी ये। अब चौथे में देखिए यहाँ से आएगा, ये पूरी रेजिस्टेंस काउंट होगी इसकी। तो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी ये रेजिस्टेंस पूरी की पूरी फुल रेजिस्टेंस। तो जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर बच्चों ज़्यादा होगा। अब आप इसका टेबल देख लीजिए। अब आपको ये फिगर भी समझ आ गई। ये देखें, ये उसने ऊपर से बनाया, मैंने थोड़ा सा नीचे से बना दिया ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अब इसके बाद ये आपके पास वो आपको टेबल दे देगा, वैल्यूज़ दे देगा आपको। उसने ऑब्जर्वेशंस दे दी V1, V2 और V3, फिर आपने उनका मीन ले लेना है। इसी तरह करंट देगा 3 और करंट का आपने मीन लेना होगा। उन तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। R क्या होगा, V/I, आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये देखें ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन द लेंथ एंड दी वोल्टेज। जैसे जैसे आपकी लेंथ जो सी है, रजिस्टर की लेंथ बढ़ रही है, ये देखें ना, आप लेंथ बढ़ा ही रहे थे ना, यहाँ से पॉइंट को इधर ले आया, फिर इधर ले आया, फिर इधर ले आया, तो आपकी ये लेंथ यहाँ से ये मैयर कर रहा था। जैसे जैसे आपकी ये लेंथ बढ़ रही है, वोल्टेज ड्रॉप भी देखें आपका बढ़ना शुरू हो गया। डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन क्या था बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन था। इसी को जो आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट था ना, ये वाला, ये देखिए ये वाला, मेजर द करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर एंड प्लॉटिंग VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या होगा, सिंपल यहीं पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास वोल्टेज इधर और करंट इधर। आप क्या करेंगे, एक आपके पास रजिस्टर होगा, ठीक है, ये एम्पेयर मीटर आपने लगा दिया और ये आपका वोल्ट आ गया, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये R, ये एम्पेयर मीटर और ये आपके वोल्टेज। जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे आपका करंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये मतलब था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। आप वोल्टेज बढ़ाते जाएं, आपका करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, यानी आपको वोल्टेज की वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। और ओम लॉ की भी लिमिटेशंस होती हैं, याद रखिएगा। और ओम लॉ भी
तब तक वैलिड होता है जब तक आपकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, क्योंकि आपका जो होता है ना करंट आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वी के। जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना आपका करंट भी जो है वो इंक्रीज़ करेगा, कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट। और जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पे। अब चूंकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता इसलिए रेजिस्टेंस भी चेंज होना शुरू हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अब आपको होप के समझ आ गया होगा। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ये भी आपको समझ आ गई। ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 7 एक्सप्लेन किया बच्चों। ये देखेंगे उसने कहा था प्लॉटिंग द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ये वी और ये आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मैंने आपको दिखा दी। डायरेक्ट रिलेशन है, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा बच्चों। ये थे बच्चों आपके 8 मेजर एक्सपेरिमेंट्स और 8 माइनर एक्सपेरिमेंट्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। इसी तरह बच्चों मैं आपके मैथ्स के पेपर और पीबीए के पेपर की दोनों के मॉर्निंग और इवनिंग पेपर की कंप्लीट सोल्यूशन की वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, वो भी जाके ज़रूर देखिएगा और अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।